हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट। हमने यूनिट 1 बेसिक ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए या सिद्धांतों को पढ़ने के लिए आप सभी ने फर्स्ट यूनिट तो पढ़ ली होगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ आप सभी से। अब देखिए, जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि प्रबंधन एक नया मतलब हिस्टोरिकली इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस तो था, लेकिन जस्ट बिकॉज हम मॉडर्न मैनेजमेंट को ज़्यादा आज के टाइम में देखते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उसमें बहुत से इनोवेशंस हुए। तो ये जो टाइम था वो कौन सा टाइम था? हम सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ा है ना हम सभी ने। आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, या तो फिर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में या विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री का कल्चर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या उद्योगीकरण जिसे हम बोलते हैं, उद्योगीकरण होने के कारण बहुत सी फैक्ट्रीज का कल्चर आ गया। जब फैक्ट्रीज का कंसेप्ट आया ना, तो फैक्ट्रीज में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तब से ही रिक्वायरमेंट पड़ने लगी कि अब हमको आवश्यकता है कि प्रबंधन को हम कैसे बेहतर से बेहतर बना सके, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो बेस्ट टू बेस्ट जो एग्जैक्टली हम चाहते हैं वो हमको मिल पाए। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आफ्टर मिड ऑफ 18th सेंचुरी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसके बाद 2 प्रोफेसर्स आर देयर, जिन प्रोफेसर्स ने इस पर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने इन चीज़ों को, जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, जो उनके अनुभव थे, उनके माध्यम से उन्होंने मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सी, we are going to start principle of management, प्रबंधन के सिद्धांत। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ सिद्धांतों की यदि बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है ये कई लोगों ने दिए, अपने अपने अनुरूप सबने इसको परिभाषित किया। पर यहाँ पर हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्वर्न्स और ओडोनिल, जिन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ जनरल वैलिडिटी which have value in predicting the result of management action। बेसिकली वो बोल क्या रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जनरल वैलिडिटी को देखना है हमको। Just pick the key points in definition only, okay? ये हमको बता क्या रहा है? रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। आप किसी भी डेफिनेशन में की पॉइंट्स को ही पकड़िए हमेशा, तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। क्वर्न्स और ओडोनिल के अनुसार प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य को बताते हैं। ये आधारभूत सत्य को बता रहे हैं कि प्रबंधन का असल में सत्य क्या है, उसका जो बेसिक है वो क्या है। जो आधारभूत सत्य है उसका वो ये बताता है कि जो भी प्रबंधकीय कार्य किए गए हैं उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। जो प्रबंधन की चीजों को, जिन कार्यों को हमने एग्जीक्यूट किया है, जिन चीजों को हमने लागू किया है प्रबंधन के माध्यम से, उन चीजों का क्या भविष्य होगा, क्या हमको रिजल्ट मिलने वाला है, उन्हीं चीजों का प्रिडिक्शन कहलाता है हमारा, जिसको कि क्वर्न्स और ओडोनिल के द्वारा बताया गया है। बहुत ही बेसिक था। आई थिंक कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम अगर मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हैं, मैनेजमेंट हम थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हमको 2 इंपॉर्टेंट प्रोफेसर्स आर देयर, जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराते टाइम लास्ट क्लास में बोला था कि एक नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिन्होंने हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया है प्रबंधन से संबंधित। वो कौन थे? F.W. टेलर। अब देखिए, जब हम मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हैं, ये 2 प्रोफेसर थे 18th सेंचुरी के टाइम के। इन्होंने अपने अपने जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे उनके थ्रू मैनेजमेंट थ्योरीज दी, जिनमें फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल, और अनदर वन क्या आता है? सेकंड थ्योरी किसने दी है? सेकंड दी है F.W. टेलर ने। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्योल ने क्या थ्योरी दी है, हेनरी फ्योल के द्वारा क्या थ्योरी दी गई। देखिए,
हेनरी फ्यूल जो थे ना, वो थे 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से अगर हम देखेंगे प्रबंधन के क्षेत्र में क्या क्या इनोवेशन हुए, क्या चीज़ें हुई, क्या परिवर्तन हुए, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए सिद्धांतों का जानना उतना ही आवश्यक है, जिससे आप समझ पाएंगे कि डे बाय डे इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी कैसे बढ़ी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे मिली मैनेजमेंट को। कुछ तो उसमें लोगों ने रिसर्च की होगी, कुछ तो उसके लिए वर्क किया होगा, कुछ तो कंक्लूजन निकला होगा ना, जानने की कोशिश की होगी कि प्रबंधन में आखिर क्या इतना इम्पोर्टेंट है और प्रबंधन ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसी सब चीजों के लिए इन्होंने सिद्धांत दिए। ये दोनों प्रोफेसर थे। हम सबसे पहले थ्योरी किनकी पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल की। हेनरी फ्यूल जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है हेनरी फ्यूल को? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आप कुछ चीजों को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आप चाहें तो छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं बोलती हूँ या कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप चाहें तो की पॉइंट्स के फॉर्म में उनको नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अपने। इवन जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है, आप पीडीएफ में भी उन चीजों को साइड में नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल थे फ्रांस के। उन्होंने अपना जो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने कोल माइन इंडस्ट्री में वर्क किया। उसके बाद उन्होंने एक लंबे समय तक काम करने की, एक अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पर वर्क करने के कारण उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। उस 30 ईयर के वर्क एक्स को लेकर के उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या मैनेजरियल जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं, और उन चीजों को हम कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए हमको बहुत सी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को समझना पड़ेगा। उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने उन सारी चीजों को जाना और समझने का कोशिश की, और हमको बहुत ही खूबसूरती के साथ सिद्धांत के रूप में उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। 14 सूत्रीय उन्होंने हमको सिद्धांत प्रोवाइड किए हैं, जिसको कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो थ्योरीज इन प्रोफेसर्स ने दी है ना, ये थ्योरीज आज के मॉडर्न एरा में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये मॉडर्न अप्रोच के थ्रू दी गई हैं। जो ट्रेडिशनली चीजें चल रही थी ना, उन चीजों पे हम कैसे बेटर अपने मैनेजमेंट को कर सकते हैं, उन सारी चीजों को ही एनालाइज कर करके इन्होंने इन थ्योरीज को दिया है। तो दीज थ्योरीज, अभी भी ये थ्योरीज वर्क कर रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं? जो कि दिए गए हैं हेनरी फ्यूल के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फ्यूल के द्वारा। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? हम इन 14 पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और एक एक पॉइंट्स आपके बहुत से आयामों को खोलेगा। प्रबंधन को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इन आयामों को खोलेगा आपके, इसलिए आप इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क या श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप वर्ड से ही समझें, ये श्रम का विभाजन कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन क्यों किया जाता है? चीजों को सरल बनाने के लिए। जितना हम डिवीजन के फॉर्म में चीजों को रखेंगे उतना चीजें इजी बनेंगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आपका सिलेबस में लिखा हुआ था जनरल मैनेजमेंट, पर जनरल मैनेजमेंट को मैंने क्या किया? यूनिट्स के फॉर्म में डिवाइड किया। यूनिट्स के फॉर्म में डिवाइड करने से एक एक यूनिट करके चीजों को आप इजीली अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। सेक्शन में डिवाइड हो गई सारी चीजें, तो कितना इजी हो गया ना उसको पढ़ना, उन चीजों को समझना। आपकी जब एक एक यूनिट कंप्लीट होती जा रही है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जा रहा है। इसीलिए सेम चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो हर किसी को पता होता है कि उसकी वर्किंग क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उसको अथॉरिटीज प्रोवाइड की गई हैं, उसकी वर्किंग क्या है, एक्चुअल में उसे क्या करना है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क को आप बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में भी गवर्नमेंट को किस तरीके से डिवाइड किया गया। अब गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, यही सेम चीज आप आ जाइए किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पर भी सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं। इवन अगर आप एक सिंपल स्कूल का भी एग्जांपल लेंगे तो स्कूल में भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है वो डिफरेंट होता है, आपका जो फैकल्टीज के लिए डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट है।
डिफरेंट डिफरेंट हमने सेक्शंस डिवाइड किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हमने डिवाइड कर दी जिससे कि वर्किंग भी इजी हो और लोगों को उन तक पहुंचना, उनको समझना इजी हो जाए। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं पटवारी की वर्किंग, उसको पता है कि हमको क्या करना है, उसको नामांकन करना है या उसको मापन करना है भूमि का, तो वो उन चीजों को करेगा। उसके बाद आरआई का काम क्या आता है, पटवारी रिपोर्ट करेगा आरआई को, आरआई उन चीजों का जो डिवाइडेशन है वो करते हैं। उसके बाद फिर जो उनकी सीनियर अथॉरिटीज है, तहसीलदार, उनकी जो वर्किंग होती है, फाइनल अप्रूवल के जो सिग्नेचर होते हैं वो उनके द्वारा किए जाते हैं। तो वर्क के डिवीजन से हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, इसलिए वर्क का आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और सही टाइम पर और आप करेक्ट पर्सन को डायरेक्टली जाके मिलते हो। आपको पता है ना कि नामांकन के लिए जाकर के हमको पटवारी से मिलना है, या उससे आगे का जो फाइनल अप्रूवल के लिए चीजों के लिए हमको नायब तहसीलदार या तहसीलदार से जाके कांटेक्ट करना है, तो आपके लिए भी वो चीज डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही था हमारे फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो सेकेंड में दिया गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझा है मैनेजमेंट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपको बहुत सारी चीजों को करने के लिए मोटिवेट भी करती है। काम जब भी हम शुरू करते हैं, अगर काम है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी ही आएंगी। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के चलना होगा, बहुत से उत्तरदायित्व होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि किसको क्या अथॉरिटी है, तो जब आप वर्क डिवीजन किया, आपने डिवीजन हो गया। अब अगर एवरी जो डिपार्टमेंट्स डिवाइड किया हमने, हर डिपार्टमेंट को अपने अपने लेवल पर हम चीजों को अथॉरिटी प्रोवाइड कर दें, उनकी अथॉरिटी हो, अगर उनके पास अथॉरिटी होगी तो उनको परमिशन लेने के लिए और हायर अथॉरिटीज के पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको सिंपल बनानी है। सिंपल वर्किंग के लिए अगर हम अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने उन डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, वर्किंग बहुत सारी है, बहुत सारा टाइम नहीं है पर हमारे पास। अब अगर सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड तो होते हैं, इंटररिलेटेड हैं, बट अगर हर डिपार्टमेंट केवल एक ही जाकर के डिपार्टमेंट से या जो सीनियर अथॉरिटी है जा करके उनसे ही फाइनल अप्रूवल लेंगे तो वर्किंग बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा भी बहुत से काम है। तो इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों के डिसीजन ले सकें, इसलिए अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन करना इंपॉर्टेंट होता है कि ये वर्किंग की इन चीज़ों की अथॉरिटी आपके पास है। अगर आप इसके लिए एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि आप देखते हैं, एक टीचर के लिए स्कूल में टीचर को अथॉरिटी होती है अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे डील करना है, किस तरीके से उनका वर्क कंप्लीशन कराना है, ये जो जितनी भी सारी चीजें होती है वो टीचर अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल को डिवाइड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को कितनी टाइम में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीजों को उसकी अपनी इंडिपेंडेंट फ्रीडम होती है, उसको अथॉरिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज कर सकता है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड प्रिंसिपल इज क्लियर नाउ। हम आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, डिसिप्लिन या अनुशासन। अनुशासन हम सभी के जीवन में भी आवश्यक है और हर ऑर्गेनाइजेशन में भी आवश्यक है। अगर हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो स्कूल में क्या होता है, क्या हम अनुशासित रूप में नहीं रहते? अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपकी चीजें कभी भी टाइम पर खत्म नहीं होने वाली है। आपका जो वर्क है वो उतना, आउटकम जो आपके वर्क का होने वाला है वो उतना अच्छा कभी भी नहीं होगा। अगर आप बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं अपने वर्किंग में, अगर आप बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके आए। जब कभी भी हम प्रिपरेशन करने जाते हैं, हम बहुत सारी मोटिवेशनल जो लोग हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया है, जो डिफरेंट पोजीशन पर पहुंच गए हैं, सम IAS IPS एंड ऑल, हम उन सभी के बहुत से छोटे वीडियोस देखते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं। वो क्या बताते हैं हमको कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहली चीज जो की वो क्या किया, डिसिप्लिन को लेकर के आए।
उन्होंने डिसिप्लिन को लेकर के आने के बाद क्या किया, खुद को एक रूटीन में, एक पैटर्न में सेट किया कि हमको इतना हमारा टाइमिंग है, इसी शेड्यूल में पढ़ना है, बहुत सी चीजों से कट ऑफ होना है और ये चीजें करनी ही करनी है। इवन कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया मतलब वो ऑलरेडी शी सिलेक्टेड समवेयर, उन्होंने ये बताया कि वो क्या करती थी कि डिसाइड कर लेती थी कि मुझे 200 या 250 पेजेस पर डे लक्ष्मीकांत के पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं। अब आप उस चीज के लिए अगर डिसिप्लिन रख लेंगे ना कि वो चीज मुझे करनी ही है, आप फिक्स कर लेंगे, तो आप उस टारगेट को फुलफिल भी कर पाएंगे। आप एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, आपको अपने आप में ही गिल्ट फील होगा। एंड देन फिर धीरे 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 वो सीरीज चलते चलते एक ना एक दिन वो आएगा जब आप खुद को अनुशासित महसूस करेंगे। जैसे कि हमारे घर में हमारे पिता एक अनुशासन को बांधने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं और एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं कहीं ना कहीं। चलिए अब नेक्स्ट आता है 4, यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब आप समझ रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हम किसी वन सुपीरियर को यूनिटी ऑफ कमांड प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आदेश की एकता, क्योंकि देखिए डायरेक्शन भी देना पड़ता है मैनेजमेंट में। आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो डायरेक्शन दे रहे हैं, लोग उस चीज को फॉलो करें, इसके लिए क्या आवश्यकता होगी कि हम किसी एक सुपीरियर को वो डायरेक्शन देने की अथॉरिटी प्रोवाइड करें। यदि हमने हर किसी को ये अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी कि हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन देने के लिए, तो क्या वो चीजें सही होंगी? नहीं होंगी ना। इसलिए जरूरी क्या है कि हम यूनिटी को ध्यान में रखें। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने से वर्क की एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए जैसे कि हमने यूनिटी ऑफ कमांड देखा, वैसे ही यहाँ पर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम सभी के ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो होते हैं, साथ में इंडिपेंडेंट गोल्स भी सेट हो जाते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोशिश क्या करता है मैनेजमेंट, कोशिश यही करता है कि सबका गोल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो या ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम हम चाहते हैं गोल ओरिएंटेड हो, जो उनका वो मेन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में हो, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे हो। तो अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देते हैं, हम सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको हम दिशा निर्देश जो है वो एक समानता के रूप में देंगे। अगर हम उनको निर्देश में एकता रखेंगे तो वो सारे लोग मिलकर के बहुत अच्छा आउटकम दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमने सबको अलग अलग तरीके से डायरेक्ट किया, अलग अलग तरीके से निर्देश किया, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में। ये कंफ्यूजन ना आए, लोगों के मन में उन चीजों को लेकर के कभी डाउट ना आए, इसलिए आवश्यक है कि हम उनको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट थिंग इज 6 नंबर पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ये प्रबंधन जो है, प्रबंधन को आप विषय के रूप में ले लें या सामान्य जीवन में जो चलता है उसके रूप में ले लें, प्रबंधन हर क्षेत्र में भी आवश्यक है और प्रबंधन से आप बहुत सी चीजों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको साइंस से भी रिलेट कर सकते हैं, आर्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐतिहासिक रूप में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट नंबर 6 है वो ये बता रहा है हमको कि यहाँ पर हमको इंडिविजुअल पर्सन का हित देखने की जगह हमको ऑर्गेनाइजेशनल हित देखना चाहिए, या हमको क्या करना चाहिए, जो सबऑर्डिनेशन है, या हमको समूह के हित में कार्य करना है। अब देखिए हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमको मेन मोटिव से कभी नहीं हटना है। मेन मोटिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हम बेनिफिट चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो रिजल्ट चाहता है, जो आउटकम चाहता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये सारे लोगों को हायर किया है। सारे वर्कर्स जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ये सब कुछ किसके टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एज एन मैनेजर हम उन सारे लोगों को एक यूनिटी में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा मेंटेन रखें और हम एक यूनिटी में उन सभी को लेकर के आए और उनको इस बात का एहसास दिलाएं, उनके अंदर इस फीलिंग को डेवलप करें कि अगर आप इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए सोचते हैं
तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी बेनिफिशियरी ना हो और आपकी इंडिविजुअल लेवल पे भी उतनी बेनिफिशियरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब मिल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेंगे तो वो चीज जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से आपका बेनिफिट भी जुड़ा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल पर्सन की भी ग्रोथ होगी। तो हम यहाँ पर ग्रुप को लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, तो हम सबके अनुरूप तो कार्य नहीं कर सकते। हमारा तो उद्देश्य ही ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है, लेकिन हम लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी हताश नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम उनके अंदर ये फीलिंग को डेवलप कर दें कि सारे लोग मिल करके एक साथ कार्य करें और उस चीज से हमारा जो रिजल्ट है वो आपके लिए भी बेहतर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगा, पूरे ग्रुप के लिए भी होगा। यहाँ पर इसी चीज को बताया जा रहा है। बेसिकली पॉइंट जो है वो यही है कि हम कार्य जो है वो कर तो रहे हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हम उस चीज को ध्यान में रखें। अब देखिए, आप चाहें तो इस चीज को अगर इतिहास से जोड़ करके देखें, जिन जिन जो किंग्स थे, जो ऐसी किंगडम्स थी जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ही उतना फोकस किया, जो उनका ओन इंटरेस्ट था उस पर ध्यान दिया, ना कि उन्होंने प्रजा के बारे में सोचा या उस क्षेत्र के विषय में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो राज्य ही खत्म हो गए, उनकी किंगडम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थी। जिन जिन ने प्रजा के हित के विषय में सोचा, अपने साथ उन्होंने प्रजा को लेकर के चलने के लिए सोचा, कहीं ना कहीं आज हम सभी उनका नाम बहुत ही प्राउड के साथ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने ही स्वयं के हित के लिए केवल इंडिविजुअल लेवल पे जो उनका इंटरेस्ट था उसके लिए कार्य किया, उन सभी के विषय में आज भी हम कहीं ना कहीं वो उपहास का ही पात्र हैं। इसका एक बहुत ही आपको सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगी। अगर आप इतिहास में देखते हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आप सभी परिचित होंगे। उन्होंने क्या किया, जो उनका ओन इंटरेस्ट था वो अपने ओन इंटरेस्ट में ही डूबे हुए थे। उसी इंटरेस्ट में डूबे होने के कारण उनकी किंगडम का क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी किंगडम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, वो आगे बढ़े, तो जरूरत क्या होगी कि हमको सबको लेके चलना है, तो समूह के लेकर के चलना है और समूह के साथ काम करना है। तो हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, समूह का ध्यान रखेंगे, ना कि केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखेंगे, जिस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला पॉइंट इज रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक। देखिए, बहुत सी चीजें तो आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाती होंगी कि लिखा क्या है। पारिश्रमिक अर्थात जो भी आप वेजेस, जो भी सैलरी पे करते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल में ये पॉइंट क्या स्पेसिफिकली हमको प्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल में यहाँ पर जो फ्योल है, हेनरी फ्योल के द्वारा रेम्यूनरेशन को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबका वेजेस होता है, सबका वर्क करने का पैटर्न अलग होता है। कुछ लोग काफी अच्छी वर्किंग करते हैं, कुछ की वर्किंग एक एवरेज लेवल पे होती है, किसी किसी की वर्किंग बिलो एवरेज लेवल पे होती है। बट हमको चूंकि सभी को लेकर के चलना है, इसीलिए जरूरी है कि हम जो पारिश्रमिक हैं वो मेहनत के अनुरूप भी दें, लेकिन हम बाकी के सारे फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले को कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड कर दी या मॉनिटरी टर्म्स में हमने उनको बेनिफिट्स दे दिए, तो जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हो सकता है मे बी उनका वर्क करने का कैपेसिटी, उनका जो लेवल है वो उसी लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं, वो एक एवरेज लेवल पे ही वर्किंग करके हमको आउटकम दे सकते हैं। तो क्या ये सही होगा कि हम बहुत अच्छी वर्किंग वाले को कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे दें कि जो दूसरे पर्सन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं या उनका मोटिवेशन कम हो जाए? ऐसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ सही होगा अगर उनको कुछ बेनिफिट ना मिले तो? इसीलिए हम बेनिफिट उन पर्सन्स को पहुंचा सकते हैं, लेकिन बेनिफिट पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि हमको उनको रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक के रूप में या उनको हम मॉनिटरी टर्म्स में ही दें। हम उन्होंने जो बेटर परफॉर्म किया है, जो अच्छा कार्य किया है, उसके लिए हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से हम उनको उस चीज का बेनिफिट दे सकते हैं। जो चीजें मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होंगी तो दूसरों का डिमोशन नहीं होगा, दूसरे डिमोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन वो जो पर्सन जो पर्टिकुलरली है जिसने कार्य बहुत अच्छा किया है वो भी मोटिवेट होगा और वो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देगा फॉर फ्यूचर ऑल्सो। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज सेंट्रलाइजेशन।
अब देखिए ये जो शब्द है सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण, आप सभी बहुत अच्छे से शब्द से परिचित हैं। हम सभी ने पॉलिटी पढ़ी है, हम सभी ने पढ़ा है ना पॉलिटी। पॉलिटी में हमने क्या देखा कि भारत का जो कंसेप्ट है वो क्या है। भारत में सेंट्रलाइजेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है। भारत में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को डिवाइड किया गया है। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, बेसिकली मीनिंग क्या होता है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि केंद्रीकरण का या सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, तो हम कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम एक सूत्र में बांध रहे हैं और हम एक अथॉरिटी, एक पावर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है और अपना कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ऊपर रखा हुआ है कि वो सारी चीजों को बैलेंस कर रहा है। कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है ना हमको बहुत सी चीजों में, जब लैक करती हैं चीजें स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है बहुत से रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बहुत कुछ लेकर के आती है। कई चीजों में तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होते हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं टाइम टू टाइम वो चीजें चेंज की जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। तो आप खुद सोचिए कि सेंट्रलाइजेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हर किसी को उतनी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हर व्यक्ति अपने आप में ही, या हर डिपार्टमेंट, हर विभाग अपने आप में अधिक स्वतंत्र होने के कारण भी कार्य का उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा जितना कि सेंट्रलाइज होने पर दे पाएगा। क्योंकि सबको पता होगा कि अल्टीमेटली हमको रिपोर्ट किसको करना है, सेंट्रलाइज फॉर्म में काम कर रहे हैं, हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्केलर चेन या सोपन श्रृंखला। बेसिकली स्केलर चेन जो होती है, इट्स लाइक अ हायरार्की, जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। जो हायरार्की का फॉर्म है, जिस फॉर्म में एक एक सेगमेंट्स को हमने डिवाइड किया है, जो हमने लेवल्स बनाए हुए हैं, उसी चीज को यहाँ पर स्केलर चेन बोला गया है। क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में भी है, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाउंडेड भी है बहुत सी चीजों को लेकर के। तो क्यों ना हम हर चीज को एक चेन के फॉर्म में, एक स्केलर चेन के फॉर्म में हम रख दें, जिससे कि एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे को रिपोर्ट करना, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। अल्टीमेटली हमको चीजों को ईजी क्यों करना है? अगर हम चीजों में क्लियरिटी नहीं रखेंगे, अगर हम अपनी वर्किंग में क्लियरिटी नहीं रखेंगे ना, तो कभी भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। फर्स्टली आपको उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी प्रोसेस हो रही है, यही चीज तो मैंने आपको बताई थी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जिन प्रोसेस से होकर के आप गुजरते हैं ना अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए, वही मैनेजमेंट है। अब उस प्रोसेस में हम जितनी जितनी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, लाइक अभी हम अगर स्केलर चेन देख रहे हैं ना, तो स्केलर चेन भी आप खुद सोच के देखिए कि कंपनी में जीएम होता है, जीएम के नीचे क्या होता है? जीएम के नीचे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे होगा मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मतलब नंबर ऑफ सीरीज आर देयर। तो आप खुद समझिए कि सीरीज से एक दूसरे को रिपोर्टिंग करनी है, किसी ना किसी के ऊपर एक ना एक हायर अथॉरिटी है, तो आपको भी एक अंदर से होता है ना, जैसे हमको किसी को रिपोर्ट करना होता है, तो हमको ये लगता है कि हमको इनको रिपोर्ट करना है, या आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, क्योंकि पेरेंट्स आर वेटिंग कि आपका कब रिजल्ट आएगा, कब सिलेक्शन होगा। सेम चीज ऑफिस में होती है कि आपको अपनी वर्किंग ऑन टाइम फिनिश करनी है, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना है अपने सीनियर मैनेजर को, सीनियर ऑफिसर को। इसी चीज को हमने डिवाइड किया है स्केलर चेन में। तो एक चेन फॉर्म में करने से चीजें बहुत सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक चलती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर या व्यवस्था। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि लेक्चर्स अगर आप ऑर्डर में पढ़ेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में बेस रेडी हुआ है, सेकेंड यूनिट में आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच अभी तक बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा कि प्रबंधन है क्या। इसी के आगे की सीरीज है सिद्धांत। सिद्धांत को समझने के लिए जरूरी है कि हमको पता हो कि बेसिक मैनेजमेंट क्या है। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अगर आप चीजों को ऑर्डर डिवाइड नहीं करेंगे, अगर आप चीजों का ऑर्डर फिक्स नहीं करेंगे, क्लास में, स्कूल में भी यही था ना, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे ही पढ़ा है ना आपने। पहले ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ऐसा तो नहीं ना कि पहले आप कॉलेज आ गए फिर स्कूल गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हर चीज सिस्टमैटिक हो, हर चीज प्रॉपर टाइम पे ऑन टाइम हो,
उस चीज को मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पर ऑर्डर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आप उस ऑर्डर का ध्यान रखिए। देखिए कंपनीज जो होती है ना, कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन में भी ऑर्डर की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब सपोज कि आप की जो कंपनी है वो चिप्स बना रही है, अगर वो लेस कंपनी का या किसी भी अनदर कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए, वो अगर चिप्स बना रही है तो उसके लिए क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले वो मार्केट से पोटैटो बाय करके लेके आएंगे, उनका वॉशिंग क्लीनिंग का जो प्रोसेस होगा वो होगा, उसके बाद फिर आगे का जो उनका चॉपिंग कटिंग का जो प्रोसेस है वो होगा मशीनरी में, फिर वो आगे जो फ्राई होते हैं वो होंगे एंड देन उनकी पैकेजिंग होगी, फिर वो मार्केट में आएंगे फाइनल प्रिंटिंग के बाद। तो अब आप समझें कि एक के बाद एक प्रोसीजर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट से बाय करने के बाद हम डायरेक्टली उसको फ्राई कर लें? दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको उस ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन की सीरीज में देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जब आपने ये देखा कि प्रोडक्शन में एक के बाद एक चीज कितनी ऑर्डर से होनी चाहिए, सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में है। आपको एक वर्किंग के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी वर्किंग आएगी, आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है समता या इक्विटी। समता की यदि हम बात करें तो हमारे पास सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आता है भारत का। भारत कैसा है? भारत में हम एक समान रहते हैं ना। भारत का जो संविधान है वो हमें क्या प्रावधान देता है? भारत का संविधान क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर एंड एक्सेट्रा। आप खुद सोचिए, जब हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में समता रखनी है, चाहे वो आपकी सैलरी देने के बेसिस पर हो, सैलरी दे रहे हो आप, ठीक है, चाहे आप एमिनिटीज दे रहे हैं, आप चाहे एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे या अदर कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय को आपने 1 वीक का लीव प्रोवाइड कर दिया और दूसरा एम्प्लॉय जो है उसको आप 1 डे का भी वीक का भी आप लीव प्रोवाइड नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे लिए तो सारे इक्वल हैं, हमको सबको इक्वल लेकर के चलना है, एक साथ काम करना है। तो हमको ना हम सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ना ही हम अदर फैक्टर्स या जो इम्यूनिटीज होती हैं। क्या ऐसा होता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसके लिए हमने कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड की हैं और अनदर एम्प्लॉय के लिए नहीं है वो फैसिलिटी? ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि मैम ऐसा नहीं होता, ऑफिस में तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, फिर उसमें लेवल्स में वो एक डिफरेंट पार्ट है, बट हम सेम लेवल की बात करें तो सेम लेवल पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि हम उस लेवल पे भी पीपल में डिस्क्रिमिनेशन करें। अब जो 1 2 3 4 जो लेवल हायरार्की चल रही है बॉटम टू टॉप, उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उनके पीछे अलग रीजंस होते हैं, बट जो बेसिक एमिनिटीज होती है ना वो हर किसी को प्रोवाइड की जाती है। बेसिक एमिनिटीज में आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मेल वर्क करेगा या फीमेल वर्क करेगी, हम दोनों को इक्वल वेजेस पे करते हैं। इंडिया में भी और अनदर कंट्रीज में भी ये चीजें पहले के टाइम पे ऐसी नहीं थी। फीमेल्स को उतना अधिक सैलरी नहीं मिलता था, सेम वो वर्क करती थी मेल्स की तरह, उसके बाद भी उनको उतनी सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। बट अभी के टाइम में ये सारी चीजें जो हैं वो डिमोलिश हो चुकी हैं और अब इक्वालिटी को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है कि आपके लिए समता को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है स्टेबिलिटी या स्थायित्व। हम अपने जीवन में बात करें स्थायित्व की या हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, बिना स्टेबिलिटी के कभी भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चलती या बहुत अच्छी नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको चीजों को स्टेबल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता ना कि हमने आज कुछ प्लान किया, किसी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ फंक्शनिंग स्टार्ट की और हमने कल बोला कि नहीं हमें वो सूटेबल नहीं लग रहा है या हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मे भी आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल बाय कर लिया हो उस प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे लोगों से आपने कैपिटल आपने बोरो किया हो, जब आपने कैपिटल कलेक्शन किया, नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके साथ जुड़ गए हो, बहुत से एम्प्लॉयज को आपने हायर किया हो, तो आप इतना इंस्टेंटली अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अपने डिसीजंस पर स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे आपने एग्जाम में सोचा है कि हमको पटवारी की परीक्षा देनी है और निकालनी है, तो भाई हमको परीक्षा देनी है और निकालनी है, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। आपको एक स्थायित्व स्थापित करना पड़ेगा अपने मस्तिष्क में भी कि हमको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि भरपूर समय मिला है आप सभी को पढ़ने के लिए। अब ये कोई भी बहाना नहीं कर सकता कि टाइम नहीं था।
आपके पास बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको टाइम मिला है, आप पढ़ सकते हैं। तो स्थायित्व लेके आइए। अगर क्लास देखनी है तो आप अपने शेड्यूल को फिक्स कीजिए और आप क्लास देखिए। आप उन लेसन्स को रिवाइज कीजिए, जो अनदर टॉपिक्स है उनको भी पढ़िए इक्वली। तो यही चीज है, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, स्टेबल रहेंगे, जो आपने सोचा है, जो आपने फैसला लिया है जीवन में, उस पर अगर आप स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगी जब उसने जो अपने डिसीजंस लिए हैं उन चीजों पर वो स्टिक रहती है और वो इन चीजों को कंटिन्यूएशन में ले करके चलती है और चेंज नहीं करती टेम्पररी बेसिस की चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव या पहल शक्ति। देखिए, इनिशिएटिव के बहुत से पहलू हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी शब्द जो है ना, उसके केवल एक पहलू नहीं है, ये देखने का नजरिया है अलग अलग। हर व्यक्ति अपने अनुरूप सोचता है। तो जो प्रोफेसर फ्योल थे, जो उनका देखने का नजरिया था इनिशिएटिव को, वो क्या था, उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत से एम्प्लॉयज को हायर किया। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, स्वयं की ग्रोथ के लिए, ग्रुप की, डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर अगर हम उन लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं या उन लोगों को हम इस चीज के लिए बोलते हैं या एक फील्ड डेवलप करते हैं कि वो कुछ इनोवेटिव या कुछ अच्छे आइडियाज को लेकर के आए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं ना, तो हो सकता है मे बी कि हमारी कंपनी के लिए कुछ बहुत ही मैजिकल आइडिया हमको मिल जाए, जिससे कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाए। मे बी हमारा जो रैंक है वो 4th है, तो हम 4th से डायरेक्टली 1 पर आ जाएं। तो उन चीजों के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता होगी, एम्प्लॉइज के अंदर उस एंथुसियाज्म के आने की, उस जोश के आने की, जिसके माध्यम से वो लोग हमको भी हेल्प कर पाएंगे। उसके लिए क्या आवश्यक है कि लोग इनिशिएटिव लें, लोग पार्टिसिपेटिव बने, लोग पार्टिसिपेट करें। अगर हमने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग अपने आइडियाज को दे पाए, लोग अगर हेजिटेट ही होते रहेंगे ना, तो आपको कभी भी बहुत अच्छे आइडियाज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने हायरिंग कर ली है, वही लोग हैं, उन्हीं के बीच में आप काम कर रहे हैं, कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। तो वही लोगों के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतना कैलिबर होता है कि वो लोग चाहें तो कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, ऊंचाइयों की इतनी बुलंदियों को छू सकते हैं, पर वो लोग वहीं तक सीमित रहते हैं क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो जा करके बता पाए। लेकिन अगर हम इस चीज को ओपन कर दें और लोगों को इनिशिएटिव लेने के लिए भी हम चीजें ऑर्गेनाइज करें, कुछ ना कुछ ऐसे सेमिनार्स या कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शंस के थ्रू हम उन लोगों को ओपन अप होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहने वाला है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा आता है एस्पिरेट दी कॉर्ड। एस्पिरेट दी कॉर्ड या सहयोग की भावना। बेसिकली सहयोग की भावना क्या होती है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, ये भावना लोगों के अंदर लेकर के आना। देखिए, मैनेजमेंट में आप जो काम कर रहे हैं ना, प्रबंधन में, वो आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, आप ह्यूमन पे वर्क कर रहे हो। आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज में आप बेसिकली ह्यूमन बीइंग पे काम कर रहे हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए क्या मशीनरी ही काफी होती है? नहीं ना। ह्यूमन बीइंग के बिना क्या रोबोट्स ही अकेले काम कर लेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। ह्यूमन फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फैक्टर तो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। यही चीज हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर सहयोग की भावना रखे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कंपनी के अंदर कि हम एक दूसरे का किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, जो भी छोटी छोटी क्वायरीज आ रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएं। हर चीज के लिए हमको टॉप लेवल हायरार्की तक पहुंचने की आवश्यकता ना हो। हम अपने जो कलीग्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी हेल्प कर दें। जो लोअर लेवल के हैं, अगर उनको कुछ क्वायरी आ रही है, हम उनको हेल्प कर दें। कुछ डिफिकल्टी है तो हम इजीली जा करके अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें मेंटेन होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो वर्किंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर वर्क अच्छा होगा ना लोगों के द्वारा, तो आपका लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करते हैं। यही चीज बताई गई है अपने लास्ट में, सहयोग की भावना। हर किसी में सहयोग की भावना होना अति आवश्यक है, जिसको कि हम डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो।
मानव में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या उनकी सोच में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, इस पर ही कार्य करता है मेन प्रबंधन। किस तरीके से हम कार्य को बेहतर से बेहतर कराने में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर ले, यही बताता है मैनेजमेंट। तो हमने आज की क्लास में क्या समझा? आज की क्लास में हमने समझा स्टूडेंट्स की फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या थे। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में विथ एग्जाम्पल हमने इसको चीजों को अंडरस्टैंड किया है, समझा है। मैं आपसे बोलूंगी कि आप ये जो 14 प्रिंसिपल है इनको सिर्फ 1, 2, 3 बार सिर्फ रीड कीजिए। जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया है उन एग्जाम्पल्स के थ्रू, और आप अपना भी खुद का भी ब्रेन यूज करके कुछ न्यू एग्जाम्पल्स के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को, जिससे आपको ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए एग्जाम का लेवल हमें नहीं पता, अगर मे बी थोड़ा सा पेपर टफ आता है तो हो सकता है कि वो इन प्रिंसिपल्स में से कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल ही पूछ ले। इसीलिए आपको डीप से डीप नॉलेज भी होना चाहिए यहाँ की क्लास में। यही हमारा उद्देश्य था कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपका ऐसा कोई भी एमसीक्यू या क्वेश्चन ना आए एग्जाम में जो आपको बने ना। इसीलिए आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए हम जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।